बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बात करें अगर चीन और भारत के जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, अब जरा भारत नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल सीमा पर फिर से विवाद देखने को मिला है और भारतीय अधिकारियों को देखकर नेपाली नागरिकों ने अपने तेवर दिखा डाले हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पूरा विवाद उत्तराखंड सीमा का बताया जा रहा है, जहां पर नेपाल के दर्जनों लोगों ने भारत का विरोध किया है और उत्तराखंड के टकनपुर के लगे नेपाल के सीमांत इलाके से यह खबर है, जहां पर यह खबर मिल रही है कि भारत का विरोध नेपाल के लोग कर रहे हैं। यानी नेपाल के लोग खड़े हो जाते हैं सीमा पर और भारतीय अधिकारियों का विरोध किया जाता है। अगर बात करें भारतीय अधिकारियों की या फिर नेपाल के अधिकारियों की, तो भारतीय अधिकारियों और नेपाल के अधिकारियों के बीच बातचीत होनी थी और बातचीत के लिए भारतीय अधिकारी सीमा पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो सीमा पर पहुंचे नेपाली नागरिकों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और नेपाल के लोगों ने अपने कड़े तेवर दिखाए, कड़ा ऐतराज जताया। यानी अब भारत और नेपाल की अगर बात करें तो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नेपाल के अगर बात करें तो नेपाल प्रशासन यानी नेपाल के पीएम जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीन की भाषा बोलते हुए नेपाल नजर आ रहा है और भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से विवाद की खबरें मिल रही हैं। और भारतीय अधिकारी जब पहुंचे थे सीमा पर, जो उत्तराखंड से लगती हुई सीमाएं हैं, वहां पर जब भारतीय अधिकारी पहुंचे तो नेपाल के नागरिकों की तरफ से कड़ा विरोध और ऐतराज जताया गया और ये कहा गया कि वो जो सीमा का एरिया है वो उनका है, ये लोगों की तरफ से कहा गया। हालांकि अगर बातचीत के प्रोसेस की बात करें तो बातचीत को लेकर लगातार पहुंचे थे भारतीय अधिकारी उत्तराखंड से लगते सीमांत इलाकों में, क्योंकि उत्तराखंड के टकनपुर की अगर बात करें तो उत्तराखंड के टकनपुर से लगे नेपाल के सीमांत इलाकों से हम खबर आपको बता रहे हैं, जब भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर विवाद देखने को मिला है और जिस तरीके से नेपाल के पीएम बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से यह खबर मिल रही है कि चीन पूरी तरीके से इस वक्त नेपाल को अपने शय में लेने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब सीमांत इलाकों में बात करें तो उत्तराखंड के टकनपुर में नेपाल के सीमांत इलाके से खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब भारतीय अधिकारियों को देखकर नेपाली नागरिकों ने कड़े तेवर दिखाए थे। यानी एक बार फिर भारत नेपाल सीमा पर विवाद देखने को मिला है। और पहले अगर बात करें तो बिहार से लगती सीमा जो नेपाल की थी, वहां पर जिस तरीके से गोलियां चली थी और गोलियां चलने के बाद लोग घायल हुए थे, उसके बाद जो नेपाल के तेवर हम देख रहे थे, क्योंकि अगर बात करें हम नेपाल की, नेपाल और भारत के संबंध हमेशा से बेहतर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से भारत और नेपाल सीमा पर विवाद देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है और भारतीय अधिकारियों को देखकर नेपाली नागरिकों ने अपने कड़े तेवर भी दिखाए हैं। और उत्तराखंड के टकनपुर की हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के टकनपुर से लगे नेपाल के सीमांत इलाकों से ये खबर आ रही है कि नेपाल के दर्जनों लोगों ने भारत का विरोध जताया है। इशफाक गौहर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर साथी और एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो तमाम खबर आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। इशफाक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि भारत और नेपाल की बात करें तो एक बार फिर सीमा विवाद कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं भारत और चीन की, लेकिन नेपाल को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि नेपाल की तरफ से जो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड से लगी सीमाओं की बात करें या फिर बिहार से लगी सीमाओं की बात करें, ऐसी खबर आ रही है जो बेहद चौंकाने वाली भी है और आगे आने वाले वक्त में कैसे इसको देखा जा सकता है। इशफाक, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरीके का माहौल अभी नेपाल के अंदर जो है वो देखने को मिला है, वो माहौल साफ ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सिचुएशन जो है वो किस तरीके की बन सकती है। क्योंकि आज जो खबर सामने आई, जो थोड़ी देर पहले आप चला रहे थे, कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने की कोशिश की गई नेपाल के लोगों की तरफ से और वो जमीन जो थी वो भारत की थी, और जब यहाँ की बॉर्डर पोस्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट किया गया तो काफी गुत्थम गुत्था मामला और तेज तरार मामला वहां पर देखने को मिला। माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय की लेवल पर इस मसले को जो उनके साथ उठाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है ये अपने बलबूते पर नेपाल से नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और कहानी के तार जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से मिल रहे हैं और यही वजह की सूरत हाल अभी जो है वो नेपाल के साथ इस तरीके की बनी हुई। हमारे जो सूत्रों से बात हो रही है वो ये है कि नेपाल जहां चाइना की वहां पर कर रहा है, वहीं पर तिब्बत बॉर्डर जो हिमाचल के आसपास है, वहां पर 20 किलोमीटर का रास्ता भी
बना रहा है और नो मैन्स लैंड जो है, जो एक सेट एग्रीमेंट था उनके साथ, उस पर बना रहा है। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट उस पर छोड़ दिया। हम वर्किंग मैकेनिज्म के तहत आज बातचीत भी कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन एक तरफ से लद्दाख को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जगह से वो 10 जगह से वो उलझा रहे हैं मामलों को। तो इस तरीके से सेंसिटिव मामला जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन रहे हैं और सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा टेंस इस वक्त दिख रही है, चाइना के साथ ही, नेपाल बॉर्डर पर भी और अरुणाचल के बॉर्डर पर। बिल्कुल इशफाक, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर लोगों का आना, क्या इसे माना जाए कि ये पूरी प्लानिंग थी? क्योंकि भारतीय अधिकारियों की बात करें तो भारतीय अधिकारी वहां पर पहुंचे थे बातचीत के लिए, लेकिन नेपाल के लोगों का आ जाना और कह देना कि नहीं जी ये जमीन हमारी है, किस बात को ये दर्शाता है? क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत कहा जा सकता है कि लोग वहां पर पहुंचे थे और लोग कहीं ना कहीं सुर उठा रहे थे भारत के खिलाफ और आवाज बुलंद कर रहे थे। इशफाक, देखिए जो कुछ हुआ है ये अधिकारियों से वहां पर हुआ है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के तहत हुआ है, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरीके की सिचुएशन हुई है ये आउट ऑफ देयर ओन लोग नहीं कर सकते हैं जब तक नेपाल की एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये एक क्लियर फैक्ट है। बिल्कुल। दूसरा, वहाँ केपी ओली के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन था उसमें भी कम करने में चाइना जो है वो बहुत हद तक कामयाब हुआ है, क्योंकि चाइना की जो डिप्लोमेट वहां पर है उसमें जिस तरीके से कंटिन्यूअसली मीटिंग्स की है, सीधी सी बात है कि पॉलिटिक्स में भी अब चाइना का असर वहां पर साफ नजर आ रहा है और इस बॉर्डर डिस्प्यूट में भी कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। बिल्कुल इशफाक, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश का भी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस तरीके से बातचीत हुई है उन दोनों की, और अब नेपाल जिस तरीके से चीन की भाषा बोल रहा है, कहीं ना चीन ऐसे तरकीबें निकालने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो एलएसी पर हालात बने हुए हैं उसमें किस तरीके से कामयाबी हासिल की जा सके। चलिए इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इशफाक से हम लगातार बातचीत कर रहे थे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भी। लेकिन हम आपको खबर बता रहे हैं जिस तरीके से नेपाल से जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है उसकी ये तस्वीरों से आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब लैब असिस्टेंट की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अभी सियासी की अगर बात करें तो सियासत भी अपने चरम पर है। यानी प्रियंका गांधी का ट्वीट होता है और प्रियंका गांधी ट्वीट करके कई सवाल खड़े करती हैं और इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है और यूपी में दम तोड़ चुका है कानून व्यवस्था। ये कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, और संजीत अपहरण कांड में लापरवाही बरती गई है, ये भी प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं। यानी नए मोड़ अब इस हत्याकांड में भी सामने आने लगा है, क्योंकि 22 जून की बात करें तो 22 जून का यह मामला था और 22 जून को जिस तरीके से एक लैब असिस्टेंट की अपहरण कर लिया जाता है, अपहरण के बाद फिरौती मांगी जाती है और फिरौती के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अनूप कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं कि इस वक्त यूपी में कानून व्यवस्था क्या है, गुंडा राज है और तमाम ऐसी बातें का जिक्र वो करती हैं। अगर बात इस मामले की करें, 22 जून को मामला आता है, 1 महीने का वक्त हो जाता है, उसके बाद अपराधी का पकड़े जाना और तमाम इसमें सस्पेंस ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार हैं। यूपी पुलिस इसका जवाब नहीं देना चाहती। अनूप, जानकारी दीजिए। देखिए हर्ष, जिस तरीके से अपनी लापरवाही के चलते कानपुर पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। शुरुआत की बात करें तो करीब 1 महीना 2 दिन हो जा चुका है इस मामले को लेकर। जिस तरीके से संजीत की वहां से अपहरण हो जाता है, उसके बाद फिर पुलिस लगातार उसको सर्च करती है और खासकर जो उसमें नए नए मोड़ आते हैं, परिवार को आरोप लगाना कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। पैसे करीब 30 लाख रुपए अपने घर को बेचकर अपनी उसकी जो बहन रुचि होती है वो अपनी शादी के पैसे रखे होते हैं उसको इकट्ठा करके पुलिस को सौंपती है। वो भी पुलिस जो फिरौती मांगी जा रही थी जिस स्थान पे बताया गया था, उनके बताए मुताबिक बदमाशों के मुताबिक हाईवे से रुपए डाले जाते हैं, लेकिन वो रुपए बदमाशों तक नहीं पहुंचते हैं या फिर बीच में कोई और उसको रुपए लेके चला जाता है, पुलिस खड़ी हाथ मलते रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लंबा एक अरसा बीत गया, पुलिस अभी हम लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस काफी हाईटेक हो चुकी है, लेकिन हाईटेक पुलिस के इस तरीके से
अगर जो कृत्य देखने को मिलते हैं तो एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर। जिस तरीके से कानपुर का मामला हुआ उसके बाद फिर इसमें सीओ एएसपी जो अपर्णा गुप्ता का जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल हुआ, उनकी जो बाइटें सामने आई और उसकी बहन जिस तरीके से एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने दे रही थी और गुहार लगा रही थी कि पुलिस से कहा गया कि जब रुपयों से भरा बाइक ले जा रहा था। क्योंकि अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की जनता की, आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है जब एक लोक भवन के सामने एक आत्महत्या करने को मजबूर एक मां हो जाती है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि हम देखते हैं सड़कों पर लोग होते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं? आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि जब मीडिया का कैमरा पहुंचता है तब आप कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कितनी की जाती है? वो तो 1 महीने का ब्यौरा ये हत्याकांड दे रहा है कि अपहरण कर लिया गया, फिर हत्या कर दी गई और कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र, कुछ भी अभी उसमें कार्रवाई नहीं की गई। यानी 1 महीने से कार्रवाई, और आंसू नहीं दिखते क्या यूपी सरकार को? परिवार के आंसू नहीं दिखते, उस बहन के आंसू नहीं दिखते जिसका भाई खो गया, उस मां के आंसू नहीं दिखते जिसका बेटा खो गया हो? और हर घर की कहानी अब बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। अनूप देखिए हर्ष, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली है, छोटे छोटे मामलों को बहुत ही सीरियस नहीं लेती है उत्तर प्रदेश पुलिस, और मामला यहां तक पहुंच जाता है कि छोटे छोटे मामले एक बड़ा रूप ले लेते हैं, विकराल रूप ले लेते हैं। जिस तरीके से संजीत हत्याकांड हुआ, अपहरण जिस तरीके से किया गया, उसके बाद जो फिरौती मांगी गई, एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तो पुलिस ने कहीं धीरे जो पहले शुरुआती दौर में काफी ढीला ढिवाली किया, लेकिन उसके बाद जब फिरौती का मामला आया उसके बाद धीरे धीरे जो मामला बढ़ता चला गया और उस बीच वो बदमाशों को समय मिल गया उस रुपया लेने का, और जिस तरीके से पुलिस लगातार उनको सर्च कर रही थी उसमें नाकामयाबी शामिल हो रही थी। आखिर एक दिन वो आ गया कि जो पुलिस जिस तरीके से तलाश कर रही थी परिवार भाई को बचाने के लिए, जिस तरीके से रुचि ने अपने घर को बेच दिया, जिस तरीके से अपने शादी पैसे इकट्ठा किए वो एक तरीके से दांव पे लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके भाई की लाश मिली। जिस तरीके से हालांकि पुलिस दावा कर रही कि जल्द से जल्द लाश को उसको बरामद करेंगे नहर में, जिस तरीके से बदमाशों ने फेंका है, और जो उनके जो साथी थे वो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी निशानदेही पर लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल हर्ष ये उठता है कि ये सब होने के बाद अगर कार्रवाई होती है तो फिर वो कार्रवाई किस काम की? हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। जो एसपी अपर्णा गुप्ता और सीओ जो मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। अब ये कार्रवाई, क्या ये पुलिस हर बार इस मामले को लेकर सीख नहीं लेती है कि जो छोटे छोटे मामले हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, इतना बड़ा रूप ना ले पाए छोटे छोटे मामले? खैर पुलिस को आकलन करे या ना करे, लेकिन जिस तरीके से कानपुर पुलिस लगातार लापरवाही के चलते सुर्खियों में बनी है, अब बड़ा जो अफसरान वहां पर बैठे हैं उन पर सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती फिलहाल आने वाला वक्त करेगा, देखेगा। लगातार कर रहे हैं कि निलंबन कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ निलंबन भर से कर देना, यूपी पुलिस की अगर बात करें या फिर यूपी सरकार की बात करें, निलंबन करके अपना पल्ला झाड़ लेना, कहां तक ये सही है? और योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस परिवार के लिए? कार्रवाई की बात तो कही जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से क्या जानकारी दीजिएगा फटाफट। देखिए फिलहाल इस मामले पर सरकार की तरफ से ऊपर स्तर पर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में जिस तरीके से इस मामले पर सामने आएगा उसी हिसाब से सरकार इस पर प्रयास करेगी कि क्या कुछ निर्णय लेना है इस पर। लेकिन तत्काल प्रभाव में जिस तरीके से आरोप लग रहे थे पुलिस पर, अपर्णा गुप्ता पर आरोप लग रहे थे, आईएएस हैं और ट्रेनी आईएएस थी, वहां पर एएसपी के पद पे तैनात थी, सीओ के लगातार संपर्क में परिवार था और लगातार आरोप लगा रहा था, तो तत्काल प्रभाव में 4 पुलिस अधिकारियों पे गाज गिरी है। लेकिन वो गाज पहले भी गिर सकती थी। जिस तरीके से लखनऊ से लेकर परिवार जो पीड़ित था, परेशान था, अपनी मांगों को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों तक पहुंच रहा था, तब तक उस परिवार की सुनवाई नहीं होती है जब तक उसका भाई, उस किसी महिला का बेटा, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस जब सूचना भेजती तब उस पर कार्रवाई का डंडा कहीं ना कहीं चलता है। तो उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ही अच्छे नहीं माने जा सकते हैं हर्ष, कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां से कहां आ गई है। भले ही इनकाउंटर वाली सरकार हो या जिस तरीके से पुलिस शुरुआती दौर से बर्ताव करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानून व्यवस्था किस तरीके की है वो साफ तस्वीरों से पता लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खैर परिवार ने क्या कुछ कहा, क्योंकि इस वक्त बात करें अगर परिवार की तो परिवार में मातम छाया हुआ है और पुलिस पर सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ परिवार की तरफ से कहा गया है वो भी फटाफट से सुन लेते हैं। कौन हमारा क्या कर लेगा? मेरा भाई नहीं तो
तो उसके माँ बाप भटकाएंगे अब, जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने। पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता उसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, तब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, तो कह रहे थे करोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है क्या किया था एक मासूम ने। मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया। दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारावास में डालेगी फिर छोड़ देगी। तो तमाम सवाल परिवार की तरफ से पूछे जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पुलिस पर एक बार फिर सवाल जा खड़ा हुआ है। बात करेंगे कोरोना के कहर की, क्योंकि देश दुनिया की अगर बात करें तो देश दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर लगातार जारी है और तकरीबन 50,000 के करीब नए मामले पिछले 24 घंटे में आ गए हैं। यानी कोरोना के 49,310 मामले सामने आए हैं और 740 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजधानी दिल्ली का नंबर आता है और देश भर में अब तक बात करें तो 12,87,945 लोग कोरोना के कारण संक्रमित हो चुके हैं। यानी बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और क्या कुछ अलग अलग राज्यों में चल रहा है, राजधानी दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। करिश्मा राय लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करिश्मा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर बात करें हम कोरोना संक्रमण की तो कोरोना संक्रमण को इस वक्त लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, केंद्र सरकारें अपना काम कर रही हैं और जो ये आंकड़े दर्शाते हैं कहीं ना कहीं भयानक स्थिति की ओर ये इशारा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति रहेगी। करिश्मा, बिल्कुल हर्ष, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सीरियस नहीं है। बड़ी संख्या में लोग सीरियस हैं, जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआत से ही इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इसका संक्रमण इस तरीके से नहीं फैलेगा या फिर हमें नहीं होगा, और यही वजह है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दूसरों लोगों को भी भुगतना पड़ता है। हालांकि अब हमने देखा है कि फर्क जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम स्टेप उठाए जा रहे हैं तो लोग भी मास्क लगा के बाहर दिखाई देते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना भारत में फैल चुका है कि इतनी जल्दी इसका खत्म होना दिखाई नहीं देता है, और यही वजह है कि आए दिन इसके मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पे कोरोना फैल चुका है, और अब ऐसे में तमाम लोग जो इससे बचे हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर इलाकों में कोरोना फैला हुआ है और कोई भी अगर बाहर निकलता है, थोड़ी भी लापरवाही होती है तो उनके संक्रमित होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो और ज्यादा सतर्क हो। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर कब तक इस तरीके से कोरोना इतने बड़े स्तर पे बढ़ता रहेगा, और अगर ये खत्म नहीं हो रहा है तो आखिर ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे जो इसका फैलाव है उससे थोड़ा कम किया जा सके। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थोड़े से बेहतर हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जरूर संक्रमण थोड़ा कम फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी इसे लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हो सकता है कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी पूरी तरीके से बिल्ड हो गई हो। क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाए तो उसमें ऐसा होता है कि जो पूरी आबादी होती है उसके 60 से 70% लोग हो सकता है कि कोरोना से संक्रमित हुए हो और ठीक भी हो गए हो, और उनमें कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो बिल्ड हो गई हो।
तो ये भी एक वजह मानी जा रही है, लेकिन अभी भी इससे पूरी तरीके से निश्चिंत हो नहीं सकते, क्योंकि कोरोना की जो तुलना है कहीं ना वैक्सीन की भी बात करेंगे करिश्मा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की अगर बात करें तो सबको इंतजार है कि कब तक ये कोरोना वैक्सीन आ पाएगी, क्योंकि हम WHO का अगर जिक्र कर लें तो WHO कहता है कि 2021 तक ये संभव नहीं है कि 21 के अंत तक कोरोना वैक्सीन आ पाएगी। अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में आप देख रही हैं कि एम्स में ट्रायल चल रहा है, पटना में ट्रायल चल रहा है। तो जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, समझने की जरूरत है कि वैक्सीन तो आएगी नहीं फिलहाल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी है। जरा वैक्सीन के ट्रायल के बारे में भी हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल संभव नहीं हो पाता कि वैक्सीन कोरोना की आ जाएगी। करिश्मा। बिल्कुल, लेकिन हर्ष कई जगहों पर ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है और लगातार अलग अलग अगर देशों की बात करें तो वहां पे भी तमाम कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर WHO की बात करें तो वहां से भी कई ऐसे तर्क आ रहे हैं जो इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब WHO ने कहा है कि कोरोना का जो असर है वो मास्क पे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप N95 मास्क भी पहनते हैं तो हो सकता है कि आपके कान के जरिए कोरोना का जो वायरस होता है वो आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो तर्क वितर्क है वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी कुछ कंफर्म नहीं बता पा रहा है, क्योंकि इससे लेकर जो लोगों का तर्क है वो लगातार बदलता हुआ आ रहा है। जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें भी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ अगर दिल्ली में भी अभी एक हाल ही में सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो संक्रमित होके ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना वैक्सीन की बात करें तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि किस तक, जैसा कि आपने कहा कि WHO ने कहा है, लेकिन कई ऐसी जगहों पर अभी भी इसके लिए ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन सबके सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। बात जरा करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त सियासी भूचाल जारी है। और गहलोत की अगर बात करें तो गहलोत को जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है, लेकिन राजभवन गहलोत पहुंच गए हैं और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विधायकों ने कहा है गहलोत से कि गवर्नर अगर नहीं माने तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि गहलोत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो गहलोत ने कहा था कि अगर राजभवन का घेराव जनता करे तो इसका जिम्मेवार वह नहीं होगा। तो विधायकों की तरफ से कहा गया है कि गवर्नर अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई थी, बाकायदा पत्र भी लिखा गया था, लेकिन अब धरना देने की बात कही जा रही है, क्योंकि विधायकों ने गहलोत से कहा है कि अगर गवर्नर नहीं मानते तो वो धरना देंगे। क्योंकि राजभवन पहुंचे गहलोत के साथ विधायक और गहलोत भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो सियासी अगर क्रम की बात करें, राजस्थानी सियासी क्रम की बात करें तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम किस तरीके से चल रहा है आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद सीधा राजभवन की ओर जाया जाता है और राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की जाती है। क्योंकि राज्यपाल पर भी सीधा सीधा गहलोत आरोप लगाते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि किसी के दबाव में इस वक्त राज्यपाल हैं। लेकिन पूरी तमाम बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी राजस्थान से हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर गहलोत खेमे के विधायकों की बात करें तो राजभवन पहुंच चुके हैं गहलोत के साथ तमाम विधायक, और गहलोत भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। और विधायकों का जहां तक अगर बात करें तो विधायकों की ये कहना है गहलोत को कि अगर गवर्नर नहीं मानते हैं विधानसभा सत्र को लेकर, वो कहीं ना कहीं धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये गहलोत गुट के विधायकों की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गहलोत लगातार ये कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता हमारे साथ है और राजस्थान की जनता ने हमें चुना है। और बीजेपी पर कहीं ना कहीं वो तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। रवि श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राजभवन पहुंचा जा चुका है और जो ये सियासी घटनाक्रम है, अभी बहुत दिलचस्प चीजें होंगी जो शाम तक हमें देखने को मिल सकेंगी। और अगले दिन की अगर बात करें हम, सोमवार तक किस तरीके से घटनाक्रम रहने वाला है, तो सबसे फटाफट से हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा कि क्या घटनाक्रम इस वक्त राजस्थान में घट रहा है। रवि। देखिए, राजस्थान राजभवन और राजस्थान का सियासी घमासान ये बता रहा है कि अब गहलोत इस बात पर अड़ गए हैं कि राज्यपाल बाई हुक या बाई क्रुक विधानसभा का सत्र बुलाए। और यही वजह है कि इस बार वो अकेले नहीं गए हैं राजभवन। इस बार तमाम विधायक उनके राजभवन के लॉन में प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा राजभवन में गहलोत के
पक्ष में लगातार नारेबाजी हो रही है, और ये नारेबाजी हो रही है कि गहलोत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। दावा तो यहां तक है कि 100 विधायकों का परेड अशोक गहलोत की तरफ से कराई जा रही है, या कराई जा चुकी है, या कराई मौजूदा वक्त में भी जा रही है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके मुताबिक विधायक और सीएम अशोक गहलोत अभी भी राजभवन में मौजूद है। मतलब साफ है कि सोमवार तो बाद में आएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में ही अशोक गहलोत अपनी पूरी चतुराई से, अपने पूरी दबाव से किसी तरीके से राज्यपाल को मनाने में जुटे हैं, ताकि विशेष सत्र बुलाया जाए, और विशेष सत्र में जो अल्पमत की सरकार की बात कही जा रही है, कैसे उसे बहुमत में बदला जाए। और इसकी बड़ी वजह यह है ताकि जो हरियाणा और दिल्ली में राजस्थान के विधायक हैं, किसी भी तरीके से उन्हें पहले जयपुर बुलाया जाए, जयपुर की चौहद्दी में वो लोग आए, ताकि जो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो सकेगा बागी विधायकों से वो हो। हालांकि दूसरी तरफ अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस वक्त काफी क्रूशियल है, अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो ऐसे में कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार बचेगी या गिरेगी। बिल्कुल, और अंदर खाने तो खबर ये भी है कि अगर अभी विशेष सत्र बुला भी लिया जाए तो आंकड़े ये कह रहे हैं कि विधायकों की बात करें रवि, अगर आप तक आवाज मेरी मिल पा रही है तो विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों ने कहा है कि गवर्नर नहीं मानते तो धरना देंगे। रवि अपनी बात को पूरी कर रहे हैं, जरा रवि को सुनते हैं दोबारा। तो रवि से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन आपको जानकारी हम दे रहे हैं लगातार, क्योंकि राजस्थान का सियासी घटनाक्रम इस वक्त जारी है। और बात करें अगर राजभवन की तो राजभवन गहलोत पहुंचे हुए हैं इस वक्त, और बात करें अगर परेड की तो परेड की जो बातें चल रही थी सामने, इस वक्त परेड कराई जा रही है, जहां तक रवि हम तक जानकारी दे रहे थे और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही, क्योंकि राजभवन पहुंचा जा चुका है और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन गहलोत की तरफ से जो बातें कही गई हैं, और गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की जनता हमारे साथ है, और विधायकों की तरफ से ही कहा गया है गहलोत को कि गवर्नर अगर नहीं मानेंगे तो हम धरना देंगे। सीधा सीधा गहलोत की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया था गवर्नर पर। तो रवि एक बार फिर जुड़ चुके हैं। रवि, हम बात कर रहे थे विधायकों की, क्योंकि विधायकों ने गहलोत से ये कह दिया, जिस तरीके से गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे किसी ना किसी के दबाव में इस वक्त राज्यपाल हैं, अब विधायक कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल नहीं मानते तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जो उन्होंने दूसरी चीज कही थी गहलोत ने कि जनता घेराव करेगी तो इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, लेकिन विधायक कह रहे हैं कि हम धरना देंगे अगर राज्यपाल नहीं माने तो। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से धरना देंगे नहीं, धरना दे रहे हैं। इस वक्त खबर यह है कि राजभवन के लोन में कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं जो गहलोत को समर्थन दे रहे हैं, बाकायदा नारेबाजी हो रही है। और इस बीच जो विधायकों के नेता हैं इस वक्त अशोक गहलोत, उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो रही है। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर इंतजार करेंगे कोई फैसला लेने में राज्यपाल कलराज मिश्र। अब पूरी जो नजरें टिकी हैं वो राज्यपाल के बयान और ऑर्डर पर ही टिकी है, क्योंकि राज्यपाल को ही विशेष सत्र बुलाना है। और विशेष सत्र अगर बुलाया जाता है तो ऐसे में कब बुलाया जाता है, किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है, और उसमें कौन कौन लोग शामिल होता है, और शामिल के अलावा किन परिस्थितियों में वोट दिया जाता है, और वोट की संख्या किस पक्ष में कितनी रहती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। यानी देखना बेहद दिलचस्प होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम अपने दर्शकों को अपडेट लगातार करते रहेंगे और जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। और जिस तरीके से राजस्थान के सियासी घटनाक्रम की बात करें तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है, और रवि जो हमें जानकारी दे रहे हैं वो लगातार बने हुए और जानकारी देते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पे बरकरार रहेगा।